हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और ये हमारी पहली क्लास है। ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है आरएस प्रीलिम्स को आधारित मान के। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। बट ये जो टारगेटेड है वो आरएस के लिए ये क्लास है, रिकॉर्ड की जा रही है। तो चलते हैं हम। जैसे कि ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। भारतीय संविधान, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, पेन को। थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है ये। हम्म, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, ठीक है। तो इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है। और संविधान सभा में वो सब चीज आ जाती है जो क्या क्या डिसीजन लिया गया था, ठीक है, क्या निर्णय लिया गया था, और कौन सी परिस्थिति ऐसी थी जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया है, और कितनी बैठकें हुई है, ठीक है। और सदस्य कौन कौन थे, क्या डिस्कशन किया गया है, और क्या आर्गुमेंट था, क्या किसने अपोजिशन मतलब विरोध किया था स्टेटमेंट का, ठीक है। तो वो सारी चीजें संविधान सभा में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में भी वो सारी चीजें आ जाती है जिस चीजों को आधार बना के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो उनमें सब जितने भी ऑल ओवर, जैसे कि बाहर से हमारे संविधान में ऐसे कई सारे तत्व जो लिए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी यूनिक चीजें हैं हमारे संविधान में जो बाकी और जगह नहीं होके सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में किन चीजों को आधार बना के इनको संविधान को बनाया गया है। तो ये सारी चीजें भारतीय संविधान में आ जाती है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ आरएस प्रीलिम्स के ये दो ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में। तो चलते हैं हम क्लास में, ये सारी चीजें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ही हम ये इस पे बात करते हैं। और कैसे बनता है ये, और क्यों बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे कानूनों का समुच्चय होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी देश की या किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत ये ढांचा होता है जिससे हम क्या करते हैं, वहां की जनता को शासित और प्रशासित करते हैं, ठीक है। उसी को ही हम क्या कहेंगे, संविधान। एक जनरल अगर हम भाषा में बात करें, सॉरी, तो उसको हम क्या कहेंगे, संविधान, ठीक है। संविधान के हम मुख्य तत्वों में आते हैं कि इसके तत्व मुख्य कौन कौन से हैं। संविधान का निर्माण, और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख अंगों की स्थापना संविधान के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। और उनकी शक्तियों की व्याख्या और उनके आपसी संबंधों का रेगुलेशन भी कौन करता है। और रेगुलेशन के साथ साथ
समन्वय, सामंजस्य बनाने का काम भी कौन करता है? हमारा संविधान करता है, ठीक है। तो ये क्या हुए मुख्य तत्व या फिर उसके संविधान के जो बेसिक, हम ब्रॉड वे में अगर बात करें तो बेसिकली संविधान के आगे पीछे जो चीज, कौन कौन सी चीजें घूमती है, एक तो होगी हमारी विधायिका, लेजिस्लेचर, जो हमारे कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। एक हो गई हमारी कार्यपालिका, जो क्या है, हमारे कानूनों का क्रियान्वयन करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, जिसमें आगे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, नौकरशाही, ठीक है। और इसके अलावा न्यायपालिका, जो हमें जनरल पब्लिक के लिए न्याय को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जनता, ठीक है। तो ये सारी चीजें संविधान की बारे में, ये इन चारों चीजों के इतर ये चीजें घूमती रहती है और इनकी शक्तियों की व्याख्या करना, ठीक है। और एक एक मान के चलते हैं कि ये एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, कि एक ऐसी लिमिट्स होनी चाहिए किसी चीजों को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसमें सामंजस्य भी बना रहे और इजीली चीजें वर्कआउट भी करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। कॉन्स्टि कॉन्स्टिट्यूटियो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जो लेटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण विधि, ठीक है, इंपोर्टेंट लॉज, ठीक है। तो लेटिन वर्ड से ही जो हम कहते हैं कि सारे शब्दों का जो जननी होती है वो लेटिन भाषा को ही बताया गया है। यह नियमों का वह संग्रह है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई है, एक कानूनों का समुच्चय, नियमों का ऐसा समुच्चय जिससे हम लोगों को रेगुलेट करते हैं, देश को रेगुलेट करते हैं, देश का शासन चलाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है संविधान के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए कि संविधान, वैसे तो हम बात करें ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में लोकतंत्र इससे पहले था, अमेरिका से पहले। लेकिन हम बात करें सांगठिक रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से, फॉर्मली, जो संविधान की स्थापना होती है वो सबसे पहले कहाँ पे होती है? अमेरिका में होती है। तो 1787 की बात है, अमेरिका आजाद होता है 4 जुलाई 1786 में, ठीक है। और वहां पे होता है एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ठीक है। और इस कन्वेंशन में अमेरिका की जो बेसिक चीजें होती है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कौन कौन से प्रपोजल रखे जाएंगे, डिसीजन कौन कौन से होंगे, लॉजिक डिबेट, उसमें इतनी भयंकर डिबेट चली। वहाँ के जो फेमस, जो जहाँ इंडिया में हमारे अंबेडकर, नेहरू, इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे, अबुल कलाम आजाद है, इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जो हमारी संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कई सारे लॉजिक दिए, तार्किक भाषाओं में उन्होंने बात किया, तब जाके हमारा ये इतना सुंदर संविधान निकल के सामने आया है। तो उस समय में अमेरिका के अंदर एक नाम होता है मेडिसन, ठीक है, मेडिसन, हैमिल्टन, इसके अलावा जॉय, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, वहां के बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने संविधान, अमेरिका का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। ये सब कहां से आते थे? ये पेंसिल्वेनिया से आते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी थी पेंसिल्वेनिया, तो वहां से ये सारे लोग आते हैं। और 1787 में ये अमेरिका का संविधान को बना के फाइनलाइज करते हैं, और ये क्या होता है, हमारा आधुनिक युग का पहला रिटर्न, ठीक है। वैसे तो ब्रिटेन का जो संविधान था वो हम मान के चलते हैं 1215 का जो मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा से मानते हैं। तब से ब्रिटेन में 1215 से ही शुरू हो जाती है संवैधानिक प्रक्रिया इनकी, और अब तक भी इनके संवैधानिक प्रक्रिया थी, क्योंकि इनका क्या है कि संविधान लिखित नहीं है, ठीक है। तो अलिखित तो 1215 से ही मैग्ना कार्टा आता है ब्रिटेन में। तब से एक वो मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक सिटीजन चार्टर होता है। सिटीजन चार्टर वो चीज होती है जिसमें लोगों के अधिकारों को और उनकी समस्याओं को, उसमें उनके सुझावों को उस चार्टर के अंदर डाला जाता है।
और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रूल किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, सिटीजन चार्टर चार्टर। तो ये होगा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, ठीक है। और पहला जो आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान किसका होता है, अमेरिका का। के एम मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आत्मा किसको कहते हैं, अभी कोई भी इंसान की आत्मा क्या होती है, सब कुछ आत्माएं होती है, उसी के माध्यम से वो चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं होती तो वो डेड हो जाता है। तो संविधान ही ऐसा, जैसे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी जितनी भी बॉडीज है, प्रशासनिक बॉडीज है, न्यायपालिका है, विधायिका है, तो वो सब क्या है, उसके छत्र छाया एक अम्ब्रेला मान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके नीचे ही सारी एक्टिविटीज हो रही है इंडिया की। अब आते हैं हम संवैधानिक विकास क्रम पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या चीज होती है, संवैधानिक विकास हम उस चीज को कहेंगे कि जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1949 को लागू होता है, ठीक है। वो संविधान का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं कि ये संविधान का निर्माण एक निश्चित अवधि के दौरान हुआ है, 2 मंथ, 2 साल 11 माह और 18 दिन इसको बनाने में लगता है हमारे संविधान को। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो हमें कब से मिलते हैं, जो 200 साल 300 साल पुराना जो इतिहास है हमारा, जो 1750 के बाद की जो घटनाएं होती है, वहां से ही हमें हमारे संविधान के जो अंग है, जो टॉपिक है, वो हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो वो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, संवैधानिक विकास क्रम यही होता है कि एक साथ किसी भी चीज का डेवलप न होके निरंतर उत्तरोत्तर उसका विकास होना समय के अनुसार, ठीक है। किसी भी संविधान का निर्माण उसके अतीत की नींव पर होता है। तो जैसे ही हमने देखा कि संविधानिक, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार हुए हमारे, नीति निर्देशक तत्व है, विधायिका हुई हमारी, कार्यपालिका हुई, मंत्रिमंडल हुए हमारे, राज्य फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी, अध्यादेश, वीटो। तो ये सारी चीजें हमें अंग्रेजों के शासन से ही मिलती, जैसे वीटो गवर्नर जनरल का वीटो था, अध्यादेश गवर्नर जनरल का अध्यादेश था, ठीक है। और कैबिनेट सबसे पहले 1862 के पोर्टफोलियो प्रणाली के सिस्टम से निकल के आती है, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्शन जो प्रोसीजर हमारी, वो निकल के आती है हमारे 1909 के अधिनियम से निकल के आती है, पार्लियामेंट है, ठीक है। संविधान, सॉरी, मोन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। जो 1909 का हमारा अधिनियम होता है वो मोन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड होता है। संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि और इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी थी आपके सामने कि आप इस तरह के का जो अभूतपूर्व डॉक्यूमेंट आपका निकल के सामने आता है। तो ये चीजें के पीछे एक दिन का मेहनत नहीं होती, और कई सारे डायमेंशन होते हैं, कई सारे लोगों का हित इसमें साधना होता है, डिबेट होती है, डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, नकारा जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो भारत में संवैधानिक विकास क्रम ये एक लंबी यात्रा है। इसका आधार कहाँ से है, अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, स्वतंत्र थी शासन करने के लिए भारत में, ठीक है। और यही सब कुछ क्या करते थे, रेगुलेट करते थे और कंट्रोल करते थे इंडिया को, ठीक है, नियंत्रित। और इनका क्या था, ये जो रेगुलेटिंग और नियंत्रित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैली थी वो बिल्कुल भी अनैतिक थी। और इसी के साथ साथ ये सही से क्या नहीं कर पा रहे थे, प्रशासित नहीं कर पा रहे थे हमारे देश के हमारे राजाओं को। ये सिर्फ इनका सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली एक ही लक्ष्य था, इनका शोषण करना, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन पीपल। तो शोषण करना उनको, और इसके अलावा भारत का धन लूटना, ठीक है।
तो ये सब क्या था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के उद्देश्य थे। और कंपनी को देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे, वो जब व्यापार कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक दुधारू गाय के रूप में मानते थे। ठीक है, कि इंडिया क्या है, एक दुधारू गाय है, जब जाओ तब आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, दूध निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स आए, जितने भी कर्मचारी आए ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको यहाँ आने के बाद में 200 गुना बेनिफिट होता था। ठीक है, 200 गुना बेनिफिट होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का 100% बेनिफिट होता था उनको। तो जो कंपनी के जो व्यक्ति थे, ऑफिसर थे, इतने धनवान हुए, तो उनसे जेलसी होकर वहां के जो ऑफिसर थे ब्रिटेन के और राजा थे, और इसके अलावा उनके जो कॉम्पिटिटर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोग इन लोगों से क्या हुए, जेलस हुए। तो जो प्रेशर ग्रुप था वो उन लोगों का ज्यादा था कि ये लोग इतने धनवान कैसे बन रहे, इनके पास आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, और अकूत भंडार इनके पास हो गए हैं, तो इम्बेलेंस हो रहा है समाज के अंदर। तो इस आधार पर ये क्या करते हैं, वहां के कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस ही कड़ी में सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर ने उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार देते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है कि पहले की बात है। अभी क्या है कि इनका वो नहीं हुआ है कंट्रोल। कानूनी ढांचा क्या है इसका, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए। ठीक है, पहले तो क्या होता है, जो इनको अधिकार कौन देता है, ब्रिटिश सरकार, कि आप जाओ और अब आप क्या करो, शासन करो इंडिया के ऊपर, और आपका व्यापार पर एकाधिकार होगा। तो और जैसे ही इनको ये छूट मिली, तो ये बंदरबाट करने शुरू कर दिया इंडिया के अंदर, धन को लूटना, लोगों का शोषण करना। ठीक है, और इतनी अकूत संपत्ति लूटी कि वहां के लोगों के बीच असमानता पैदा हो गई, लोग आपस में जलने लग गए। बड़े ऑफिसर थे वहां के, उनके पास पैसा कम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की अपेक्षा, तो उनको आधार बना के कंपनी को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें इसी कड़ी के बीच में सबसे पहला जो काम होता है वो आता है, कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक चलता है। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो 1773 के अंदर आता है। उनको जो विनिमय वि, वि, विनियमन करने का, उनको रेगुलेट करने का ये एक्ट आता है। सॉरी, इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, नियमित और नियंत्रित किया गया उनको। ठीक है, कि आप अब टैक्स भी दोगे ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, और कई सारे सेक्टरों में जैसे डायरेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट देना, उनको कंट्रोल करना, उनसे कस्टम ड्यूटीज लेना, तो कई सारे उनके ऊपर ये नियंत्रण लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही रेगुलेट करते हैं ब्रिटिश सरकार, तो वो क्या करती है, जो कंपनी का जो पहले क्या था, कोई भी आदमी आके प्रशासनिक काम कर जाता था। ठीक है, वही आदमी राजनीतिक काम कर लेता था। लेकिन जैसे ही 1773 का अधिनियम आता है, तो सबसे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। तो जैसे अभी हम जो भारत देखते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, जिसमें हम हमारे 3 तरीके की शासन प्रणाली है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो जो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव है, वो हमें सबसे पहले कहाँ में देखने को मिलती है, कि क्या हो, हमारे पास एक सेंट्रलाइज बॉडी हो, जो क्या कर सके, इस पूरे देश को नियंत्रित कर सके, इस देश में होने वाली सारी एक्टिविटी को एक छत्र छाया के नीचे इनको लाया जाए। ठीक है, एक अम्ब्रेला के नीचे इन सब एक्टिविटीज को लाया जाए। तो सबसे पहले ये देखो, ये पहला ही हमें एग्जाम्पल मिलता है हमें कि केंद्रीय प्रशासन के लिए। ठीक है,
तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्थापना होती है यहाँ पे, और 1773 के एक्ट के अंतर्गत ये स्थापना होते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्रीगणेश किया। ठीक है, तो लॉ भी ये सबसे पहले 1773 से ही लिखने लगे थे, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली कंपनी के। ठीक है, तो हमें वर्तमान में जो ये चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे प्रशासनिक आईएएस नौकरशाही होती है, तो इनका जो संगठित रूप से निर्माण हम माने भारत में, तो 1773 के एक्ट से मानते हैं, और पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स को औपचारिक रूप से मान्यता देना 1773 के एक्ट से होता है। तो ये देख लीजिए कि उस टाइप 1773 का टाइम केंद्र सरकार, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है केंद्र सरकार, ठीक है, वो वहां से निकल के आता। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल तब क्या था कि जो शासन का जो केंद्र था कि हम शासन कहां से करेंगे, बंगाल, बंगाल क्या था उस समय पे, एक प्रसिद्ध, समृद्ध और प्रशासनिक केंद्र था। वहां पे एक इसके साथ साथ ही प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ ही वो एक व्यापारिक केंद्र भी था, और जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज होती थी वो बंगाल से होती थी। तो इसके बंगाल के गवर्नर को और बड़ा पद देके उसको क्या दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, और वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, तथा मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब देखो, पहले क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर क्या करते थे, रूल करते थे। मद्रास को अलग करता था, बॉम्बे को अलग करता था, है ना, गवर्न, और बंगाल को अलग गवर्नर रूल करता था। जैसे ही ये एक्ट आता है तो एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जाता है कि बंगाल सुप्रीम होगा, उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी। ठीक है, तो ये जो रेगुलेट है सबसे पहले 1773 के एक्ट के अंतर्गत किया गया। गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अब देख लीजिए, गवर्नर जनरल को हम अगर माने, कंपैरिजन करें, तो प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है, और उसकी सहायता के लिए कौन होते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का जो आधार, जो नींव है, वो कहां से निकल के आती है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 सदस्य होते हैं वो उस टाइम के क्या मान सकते हैं अपन, कैबिनेट या फिर मंत्री परिषद। 1700 जो 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 किसकी सहायता करते थे, गवर्नर जनरल को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने और क्रियान्वयन करने के लिए वो काम में आते थे। 1774 में विलियम, फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में था, अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, फोर्ट विलियम था जो व्यापारिक केंद्र था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, जो बंगाल में स्थापित था, और इसी के अंदर ही अपेक्स कोर्ट की शुरुआत की जाती है। अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है कि हाईएस्ट, ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय होता है उसको अपेक्स कोर्ट कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, ठीक है, और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टर्स का एक बोर्ड गठन किया गया, तथा जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, तो जैसे ही कंपनी के कार्यों के ऊपर बोर्ड बिठाया गया, उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि उनकी जितनी भी एक्टिविटी होगी उनका पता किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, विशेष फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, इसके 8वें खंड में इंग्लैंड के सम्राट को बंगाल के फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो देख रहे हो आप, जो प्रेजेंट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी जो नींव हमें कहां से देखने को मिलती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा संविधान का विकास क्रम है। तो हम जो हमारे माइंड में, हमारे मेंटेलिटी में जो चीजें आती है वो कहां से आती है, एक
उत्तरोत्तर और निरंतर प्रक्रिया के दौरान ये चीजें डेवलप होती है। तो ये चीजें आप हर चीजों में, हर कार्यों में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। सम्राट जॉर्ज तृतीय उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 26 जुलाई 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। ठीक है। चलो यहाँ पे हाई सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो जाती है, और एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ देखो, अब ये जो 3 अन्य न्यायाधीश है उसकी सहायता के लिए इसी को हमारे पास एक रोस्टर ऑफ द मास्टर होगा, कौन, सीजेआई, जो प्रेजेंट में है। ठीक है। और उसके साथ जो कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है, कोलेजियम, और जो बाकी अन्य जज होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश की सहायता करते हैं केस डिलीवर या फिर डिसीजन करने के लिए। तो ये जो चीज है वो भी हमें 1773 के अधिनियम से ही निकल के आती है। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। इन्हें किंग्स बेंच की शक्तियां प्राप्त थी। तो किंग्स बेंच क्या थी? जो ब्रिटेन में एक स्पेशल जो डिसीजन करते थे वो बेंच, उसका नाम था किंग्स, जिसमें राजा भी पार्टिसिपेट करता था। उसकी इस न्यायालय को, इन्हें किंग्स बेंच की शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है। किनको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सम्राट की इच्छा पर था, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको किंग्स बेंच की शक्तियां प्राप्त थी, जो वहां से रेगुलेट होता था। ठीक है। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश और त्रुटि विषयक रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त हुई। अब ये देख लीजिए आप। ठीक है। जो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, एक मिनट, हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हमें 5 प्रकार के क्या मिलती है? रिट मिलती है। तो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक, ठीक है, और उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये कब देखने को मिलती है? 1773 में। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को आप डिटेन किए हो उसको कोर्ट के सामने जल्दी से जल्दी पेश करना, आपको उसकी बॉडी को पेश करना। ठीक है। जीवित व्यक्ति को पेश करना। ठीक है। उत्प्रेषण होता है कि जो निचली बॉडी होती है उनसे जानना। ठीक है। जो निचली, कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है? जो जैसे हाई कोर्ट हो गया, तो निचली सुप्रीम कोर्ट हुआ, जो उसके नीचे के जो बॉडीज होती है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट होता है, उनको वो नोटिफाई करते हैं। और परमादेश क्या होता है? परमादेश होता है कि ये भी हायर बॉडीज के द्वारा लोअर बॉडीज को आदेश दिया जाता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे हैं काम तो उसका रीजन बताइएगा। ठीक है। और तो ये सारी चीजें, तो त्रुटि विषयक रिट है। ठीक है। और कोई भी ऐसी गलती हो जाती है उसके संबंध में रिट लगाने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को उस समय थी। ठीक है। तो ये देखो, मैंने पहले ही कहा था कि सब जो संविधान का जो विकास हमारे, ठीक है, विशेषता है, तो इसकी विशेषता ये भी है कि इसको 1773 के अधिनियम से जो जो पॉइंट लिए गए हैं वो इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है। सब हमारे संविधान के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक व्यक्ति को सपरिषद गवर्नर द्वारा शेरिफ पद नाम से नियुक्त किया जाता था। ठीक है। जिसका मुख्य कार्य न्यायालय के आदेशों का निष्पादन करना और न्यायालय द्वारा बाधित व्यक्ति को कारागार में बंदी बनाए रखना आदि था। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक व्यक्ति को, जो ये कौन हो गए? 3 + 1 4, इनमें से एक व्यक्ति कोई भी होगा जो क्या होगा? शेरिफ नाम से उसको टाइटल दिया जाएगा, और उसका काम क्या होगा? जो भी ऑर्डर हो गए उसको निष्पादन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, और जो भी बाधित व्यक्ति है उनको, मतलब जो डिसीजन दिया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, चाहे वो इम्प्रीमेंट इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो या फिर
डेथ सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है, किसी भी तरीके का जो उनको सेंटेंस या फिर सजा दी गई है वो इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। 1784 का फिर ये तो क्या हुआ हमारा, तो हम इससे क्या क्या चीज लेते हैं 1773 के अधिनियम से। एक तो हम संवैधानिक औपचारिक अधिकार लेते हैं, और हाई कोर्ट के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने वाले अन्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। और इसके अलावा हम लेते हैं अपेक्स कोर्ट और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक छोटे से कोने से धीरे धीरे भारत के बड़े कोने को नियंत्रित करने की ये कोशिश होती है। सबसे पहले बंगाल के बाद में बंगाल के अंडर लेके आते हैं मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, ठीक है। सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी नींव रखी जाती है। लिखित हमें सबसे पहले संविधान यहाँ से मिलता है, ठीक है। और नियमित और नियंत्रित करने का ये ईस्ट इंडिया को पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। तो 1773 के अधिनियम से हमें इतने सारे मटेरियल मिलता है, प्रावधान मिलते हैं। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट्स द यंगर, एक मिनट सॉरी, तो ये किसके नाम पर लाया गया, पीट्स द यंगर के नाम से ये अधिनियम लाया गया है। थोड़ी ये क्लास बड़ी होने जा रही है आज, और ऐसा ही चलेगा क्योंकि एक भी मैं फैक्ट आपके लिए या फिर ऐसी कोई भी चीज में छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आप इन क्लासों को कंप्लीट कर लेते हो मेरी क्लासों को, तो आप पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और चाहूँ तो मैं आपको नोट्स भेज सकता हूँ मेरे, और आप इसको पढ़ के, लेकिन बात है समझने की, आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, विशेषता क्या है इस अधिनियम की। अरे यार, इस अधिनियम की विशेषता है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल और कॉमर्शियल काम को अलग अलग किया गया, ठीक है, कि कॉमर्शियल ये लोग करेंगे और पॉलिटिकल कार्य ये लोग करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी क्या होता है, बाद ही क्या होता है, सूचिता बनी होती है कार्य के अंदर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द पावर, ठीक है, जुडिशियरी, तो वो हमें यहीं से देखने को मिलती है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेपरेशन करेंगे, तभी जाके किसी कार्य में ऑप्टिमे ऑप्टिमाइज तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया है। तो ये देखो, भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जाता है, ठीक है, कि पॉलिटिकल काम ये करेंगे और कमर्शियल काम ये लोग करेंगे। कंपनी के राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए ये देखिए, जो पॉलिटिक्स से संबंधित जो मैटर थे उनको कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रक मंडल भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई है पॉलिटिकल कार्य को संभालने के लिए। इसी एक्ट में भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तो इससे पहले क्या थे ये, धीरे 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 धीरे, जैसे सबसे पहले सर टॉमस रो आता है, उसके बाद में सबसे पहले तो आता है वैसे वास्को डिगामा के बाद में जहांगीर के काल में आते हैं कौन कौन, सर टॉमस रो के अलावा हॉकिंस आता है। तो धीरे 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 आते आते ये क्या करते हैं, पता नहीं होता, डिक्लेरेशन नहीं करते कि हम तुम हमारे अंडर हो गए, तो सबसे पहले ये डिक्लेरेशन करते हैं कि भारत हमारा क्या है, आधिपत्य है, और सॉवरेन हम है, हम डिसीजन लेंगे इंडिया के ऊपर, जो कोई कोई सा भी ऐसा मामला हो वो हमारे विचार से परे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पवित्र खंड की नीति, ये क्या चीज है, पाइस क्लॉजेस। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए अनुमति ब्रिटिश सरकार के पवित्र खंड की नीति के तहत दी जाती है। इस प्रावधान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य चार्ल्स ग्रांट ने लॉबिंग की थी। तो
जो क्रिश्चियन धर्म था उसको फैलाने के लिए इंग्लिश मिशनरियों को सबसे पहले अनुमति कौन दिलवाते हैं? चार्ल्स ग्रांट। इन्होंने क्या थी, लॉबिंग की थी किसके लिए कि इंडिया में भी क्या होना चाहिए, इंग्लिश मिशनरीज होने चाहिए अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो पवित्र खंड नीति 1813 में आती है। 1786 का अधिनियम, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग के बाद में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उन्हें उस पद को स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी थी। तो पहली शर्त क्या थी? उन्हें विशेष मामले को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले वीटो। ठीक है, जो गवर्नर जनरल को परिषद के जो निर्णय था उसको क्या करना, रोक देना। तो सबसे पहले 1786 में उनको ये मिला। और राष्ट्रपति हमारा कमांडर इन चीफ होता है अभी उस समय जो कमांडर इन चीफ सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था 1786 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहां से मिलती है, एक तो कौन सी, वीटो और कमांडर इन चीफ। ठीक है, जो अभी हमारा जो सर्वोच्च भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है, और उसी के अंदर ही सारी शक्तियां निहित होती है। उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था उसके अंतर्गत एक तो वीटो कर सकेगा जो काउंसिल थी उसके डिसीजन को, और सेना से संबंधित जितने भी डिसीजन होंगे वो गवर्नर जनरल लेगा। ठीक है, और 1786 का अधिनियम इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया। अब नेक्स्ट आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए परिषद के निर्णय को निरस्त करने के अधिकार को सभी भविष्य के गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित किया गया। तो देखो अभी क्या होता है, हमारे वीटो का पावर, ध्यान रखना, वीटो का पावर किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, और कुछ मामलों में हमारे राज्यपाल को भी है। ठीक है, तो उस समय में जो बाकी प्रेसिडेंसी थी जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इस पावर को विस्तारित किया गया। ठीक है, और जो आगे आने वाले जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल होंगे, उसको भी ये अधिकार होगा। तो ये क्या किया इन्होंने, निरंतरता, इसको हमेशा के लिए इसको इस अधिनियम को बना दिया इन्होंने। ठीक है, इसलिए गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को ज्यादा और शक्तियां दी गई किसके ऊपर? बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर, सरकारों पर। ठीक है, इसने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, 1793 का जो एक चार्टर एक्ट है उसमें बंगाल सॉरी कंपनी का जो व्यापार था उसके जो मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं ये। ठीक है, इसने ये प्रावधान किया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि उसे विशेष रूप से नियुक्त न किया जाए। ठीक है, तो ये जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें पहले जो कमांडर इन चीफ होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि उसे विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कमांडर इन चीफ को अलग किया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल को दिया गया था ये 1786 के अधिनियम में, तो इसको अलग हटा के कमांडर इन चीफ, जैसे अभी हमारे जो जनरल होते हैं वो, ये जो पद निकल के आता है ये कहां से निकल के आता है? 1793 के चार्टर अधिनियम। इसने ये स्थापित किया कि अब से नियंत्रण बोर्ड और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो अब ये देख लो, धीरे धीरे इन्होंने क्या विस्तार किया है कि जो कर्मचारी होंगे लोअर डिवीजन के, अपर डिवीजन के ऑफिसर्स होंगे,
उनको जो पेमेंट होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से, ठीक है। तो इससे पहले कंपनी के ऑफिसर देते थे, ब्रिटिश क्राउन उनको पेमेंट करती थी। अब ये बोला क्या कि वहीं के वहीं आप इसका क्या करो, प्रोसेसिंग करो, वहीं के वहीं आप इनको पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो 1793 के चार्टर एक्ट से हमें क्या चीजें मिलती है कि एक प्रेसिडेंसी गवर्नर तक विस्तार करते हैं किसी चीज को, वीटे को, ठीक है। और बम्बई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी सरकारों पर अधिक नियंत्रण और शक्ति उनको दी गई, गवर्नर जनरल को। कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार में, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। कमांडर इन चीफ की पोस्ट को गवर्नर जनरल से अलग की गई, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल को थी 1786 में। और भारतीय राजस्व से ही यहाँ के कर्मचारियों को भुगतान दिया जाएगा। तो ये प्रावधान थे 1793 के चार्टर अधिनियम के। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। क्या विशेषता इसकी, भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर देना, ठीक है। अर्थात भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल देना। हालांकि इन्होंने चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार एकाधिकार बना रहा, ठीक है। तो धीरे 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 देखा आपने कि कंपनी के जो व्यापार से संबंधित अधिकार थे वो धीरे धीरे कम करते जा रहे थे, ठीक है। पहले रेगुलेट किया उनको, ठीक है। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक व्यापारिक जो कार्य थे उनको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। उनमें ब्रिटिश क्राउन के ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए। उसके बाद में गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ाए गए, जो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से चुना जाता था, ठीक है। उसके बाद में धीरे 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 अनलिमिटेड जो व्यापार था इनका उसको सीमित किया गया 20-20 साल के लिए। और अब क्या करते हैं 1813 में, तो ये आके क्या करते हैं, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए, भारत के लिए व्यापार करने के सब रास्ते खोल देते हैं। और सिर्फ जो मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सिर्फ होती है चीन और चाय के साथ व्यापार ये कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस चीज में, क्योंकि ये भी तब तक था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी मात्रा में वहां के ऑफिशियल क्या कर रही थी, वहां के जो क्राउन प्रिंस था उनको और वहां के जो ऑफिशियल थे हाई लेवल के, उनको रिश्वत दे रही थी, ठीक है। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया, ठीक है। ये जो लॉ था कि जो जो जितने भी डिसीजन होंगे, ठीक है, वो कंपनी अपने हिसाब से नहीं ले सकेगी। स्वामित्व किसका होगा और संप्रभुता किसकी होगी, क्राउन की होगी। सिर्फ क्राउन जो कहेगा वही कंपनी को करना पड़ेगा। इसके बाद में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी ताकि लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो ये देखिए यहाँ पे ये चाल अपने को दिखाई देती है। यहाँ पे जो पश्चिम की जो शिक्षा दीक्षा है वो यहाँ से शुरू होती है हमारे देश में। इसने ब्रिटिश क्षेत्र के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले जो ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे, उनको क्या थी, ब्रिटिश शिक्षा की जरूरत पड़ती थी। तो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से उनको शिक्षा देने का ये काम किया गया। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उनको अधिकार दिया गया कि आप अपने लोगों पर टैक्स लगा सकते हो। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि कर न चुकाने पर लोगों को पनिश भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये टैक्स की जो प्रणाली है, ठीक है, टैक्स तो वैसे शुरू से चलती आ रही है, लेकिन जो संगठित रूप से टैक्स है वो यहाँ से शुरू होता है। 1800 नेक्स्ट का चार्टर पे बात करते हैं। 1833 का चार्टर, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम होता है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता होती है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको किसका, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिर सेंट्रलाइज करते हैं चीजों को लेके। तो अब इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत अंतर्गत सब सारी जो भारत के अंतर्गत जितनी भी रियासतें थी वो आने लगी, ठीक है। जैसे पंजाब, हैदराबाद, गोवा, ठीक है। इसके अलावा मराठे, पश्चिम क्या नाम है, बॉम्बे, मद्रास, जितनी भी जो प्रेसिडेंसी थी, जितनी भी जो रियासतें थी वो किसके अंदर आने लगी, भारत के गवर्नर जनरल के अंदर ये चीजें आने। उसे समूचे देश के प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया, ठीक है। तो सबसे पहले
जो सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, वो कब होता है? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की यहाँ पे पूर्ण समाप्ति कर देते हैं, ठीक है। तो देख लो 1813 का एक्ट था, उसमें कंपनी के व्यापार से संबंधित अधिकारों का समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे 1813 में केवल चीन और चाय के साथ व्यापार ही रखते थे, लेकिन ये 1833 में आके ये भी पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, ठीक है, कि ये भी अब चीन और चाय के साथ व्यापार ब्रिटेन के सभी निवासी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एकाधिकार नहीं होगा कंपनी का। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, ठीक है, चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, ठीक है। और मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। भारत के आधुनिक शिक्षा का जनक कैसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। तो पहले तो 3 सदस्य थे, अब हो गए, एक को बढ़ा के 4 सदस्य हो गए। भारत में कानूनों को संचालित तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी जो लॉ कमीशन है, तो ये कहाँ से निकल के आता है हमारा? देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि हर मैक्सिमम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लेकर लिया गया है? इन अधिनियमों से ही लिया गया है। तो ये इन अधिनियमों की वजह से भारत के संविधान की ये विशेषताएं होती है, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम को सुभाष कश्यप के अनुसार भारत के केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा जा सकता है, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री इस वजह से कहा गया है कि सबसे पहले जो सेंट्रलाइजेशन होता है और विधानमंडल विधायिका की जो सबसे पहले जो गठित किया जाता है वो 1833 में ही किया जाता है, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम आता है और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था, ठीक है। विशेषता क्या थी इसकी? ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की बात की गई, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जो विधायिका की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट से निकल के आती है, ठीक है। गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं? सेपरेशन और पावर को और ज्यादा लागू करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो कार्य होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन की व्यवस्था शुरू किया जाता है, ठीक है। और विशिष्ट सेवा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी 1853 के अधिनियम के दौरान खोल दिया जाता है, ठीक है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ठीक है। तो जो सेंट्रल की विधान परिषद थी, काउंसिल थी, उसमें भी जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको भी जगह दी जाए। तो सबसे पहली बार 1853 के अधिनियम में ये चीज की जाती है। लॉर्ड डलहौजी ने प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल परिषद का सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। तो पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनको गवर्नर जनरल भारतीय जिसको गवर्नर जनरल परिषद का सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रसन्न कुमार टैगोर इनका नाम है, ठीक है। तो और विधान परिषद की पहली बैठक 20 मई 1854 को होती है। तो हमें 1800 जो 53 का जो एक्ट होता है उससे क्या क्या चीजें मिलती है? एक तो हमें सेंट्रल में विधानमंडल की मिलता हमें, ठीक है। और विधायी और प्रशासनिक कार्यों को डिफरेंट किया जाता है, अलग किया जाता है।
सिविल सेवकों के लिए एक ओपन कंपटीशन की व्यवस्था की जाती है जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी इसमें केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करने का प्रावधान रखा जाता है। और सबसे पहले जो सचिव रखा गया था गवर्नर जनरल परिषद का सचिव, वो कौन भारतीय था? प्रसन्न कुमार टैगोर थे। ठीक है। भारत शासन अधिनियम, तो ताज का शासन कब तक चलता है? 1858 से 1947 तक। ठीक है। तो एक चीज बता देता हूँ कि जो एक तो होता है चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर एक्ट हमने पढ़ा अभी, चार्टर एक्ट और शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? ठीक है। तो डिफरेंसेस इसका ये होता है कि जो चार्टर एक्ट होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं ब्रिटिश, और रूल कौन बनाए जाते हैं? ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। ठीक है, स्पेशली। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम बदल के किया जाता है, तो ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसमें जो भागीदारी होती है उनकी होती है भारतीयों को भी शासन बनाने के इनमें अधिकार मिल जाता है, उनको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये डिफरेंसेज है चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम में। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद किया जाता है, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। तो ये देखो, ये 1857 के बाद में ही आपको आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और इसका एक कारण भी है। ठीक है, कि ये पहला क्या था, अंग्रेजों को ये धक्का लगा था पूरी तरीके से कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारतीयों के अंदर जागृति, उत्तरदायी शासन के लिए जागृति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और हम इनका लंबे समय तक शोषण नहीं कर सकते। तो अब देखना, धीरे 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 एक बड़ी संख्या में सुधार करना शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स। विशेषता क्या है इसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देते हैं पूरी तरीके से। भारत का शासन सीधे महारानी के अंतर्गत हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की शक्ति पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई है, और गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो गवर्नर जनरल देशी राज्यों से के संबंधों के सिलसिले में वाइसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। ठीक है। भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ओर से चलाने के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव पद का सृजन किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब देख लो आप कि ब्रिटिश क्राउन को कौन रिपोर्टिंग करेगा, तो उसके लिए वहां पे एक स्पेशल इंडियन मिनिस्टर के नाम से एक मंत्री को तैनात किया गया। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की क्या की गई है, एक काउंसिल बनाई गई है। ठीक है। तो पहली बार जो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है, ये क्या होता था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, तथा यह भारत के प्रशासन का निरीक्षण, इंस्पेक्शन, डायरेक्शन और नियंत्रित करता। तो इसको सब कुछ अधिकार इसको दे दिए गए थे। वह संपूर्ण भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अगर इंडिया में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी उपद्रव हो रहा है, कुछ भी चीजों की डिमांड हो रही है, कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता था, किसको तलब किया जाता था कि आइए भारत मंत्री जी और जवाब दीजिए आप इसका। ठीक है। तो गवर्नर, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी कम किया जाता है, उसके ऊपर भारत मंत्री को बिठाया जाता है। ठीक है। सर चार्ल्स वुड भारत के प्रथम प्रथम भारत सचिव बने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई। अब ये जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो जो राजनीतिक कार्यों के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और किसके लिए? व्यापारिक कार्यों को संभालने के लिए कंपनी के। ठीक है। अब कंपनी खत्म हो गई तो इनका क्या करना? ठीक है, तो ये भी यहाँ पे खत्म कर। तो 1857 के जो अधिनियम होता है, भारत शासन अधिनियम, उससे हमें क्या मिलती है चीजें? एक तो होती है कि हमें सर्वोच्च व्यक्ति मिलता है वाइसराय करके, और भारत के कार्यों को संभालने के लिए भारत मंत्री के भी पद का सृजन करते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, और वही क्या करेगा? निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक आदमी ऐसा है जो रेस्पॉन्सिबल होगा भारत से संबंधित मामलों के लिए,
नेक्स्ट जो एक्ट होता है 1861 का, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो विधान परिषदों की स्थापना होती है इसमें। ठीक है, अभी ये देखो, विधान परिषदों की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना होती है। तो यहां से देख लो 1861 में ज्यादा ये क्या करने लग गए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने लगे। ठीक है, पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो क्योंकि ये महसूस कर चुके थे कि अगर पावर का ज्यादा सेंट्रलाइज करेंगे, अगर एक ही व्यक्ति को अगर पावर देते हैं, तो ऑब्वियस बात है इनमें विद्रोह की भावना होगी और इनके जो इंटरेस्ट है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या करने लगे, ये उत्तरदायी शासन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, भारत को भारतीय द्वारा प्रतिनिधित्व देने के लिए ये क्या करने लगे, पावर को डिसेंट्रलाइज करने लगे। ठीक है, लोगों को देने लगे। तो राज्य और केंद्र में क्या करने लगे, विधान परिषदों की स्थापना इन्होंने शुरू की। फोर्थ पोलियो सिस्टम, कैबिनेट जो सिस्टम है सबसे पहले 1861 के माध्यम से था। ये भी हमें यहाँ से मिलता है, भारत से। गवर्नर जनरल की शक्तियां यहाँ से मिलती है। गवर्नर जनरल को आपातकाल, देख लो ये जो इमरजेंसी का, ये हमारे हमें 1861 से मिलता है। विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही विधेयक पर वीटो शक्ति भी प्रदान की गई। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधियों का समावेश, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत। देखो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, ये यहाँ पे होती है। भारतीयों को, क्योंकि 1857 की इन्होंने क्रांति देख ली थी और अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही पुरजोर और साहस पराक्रम के साथ भारतीयों ने विरोध किया था। ठीक है, लेकिन ये तो असफल होने के कई कारण थे। स्थानीय जो यहाँ के राजा थे वो भी इनको सहायता नहीं दी आंदोलनकारियों को। और आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये व्यापारिक संस्थानों को लूटने लग गए थे। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, देखना कभी, जैसे अगर आप अभी आंदोलन करते हो आज के टाइम में, और अगर आप किसी की दुकान को लूटते हो या फिर किसी के उद्योग धंधे को नष्ट करते हो, किसी फैक्ट्री को नष्ट करते हो, तो सबसे जो मजबूत जो तबका है, अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमी वाले आपके सहायता नहीं देंगे। और इसी से ही क्या हो जाता है आपका, तो अगर आंदोलन करें तो इस बात की, देखो ये चीज हमें इतिहास से ये चीजें सीखने को मिलती है। अगर आंदोलन करते हो तो किसी चीज को ज्यादा चोट नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपके जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती और सब लोग आपके विरुद्ध में हो जाएंगे। तो तोड़फोड़ और आगजनी व्यापारिक संस्थानों पर नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालय की स्थापना करना, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में अध्यादेश का ऐतिहासिक स्वरूप। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 में मिलता है। और एक असाधारण शक्ति होती है किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, स्व विवेक से निर्णय कर सके, गवर्नर जनरल इस शक्ति का प्रयोग बिना परिषद की सलाह के अपने स्व विवेक से कर सकता है। अध्यादेश की अवधि कितनी होगी, 6 माह की अवधि होगी। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 का प्रभाव। ठीक है, अब यहां से हम कौन कौन सी चीजें लेते हैं, अध्यादेश यहाँ से लेते हैं। अध्यादेश कितने समय तक रहेगा, वैलिडिटी 6 माह की, हम यहाँ से लेते हैं। अभी भी हमारे अध्यादेश की जो वैलिडिटी हो कब कब की है, नेक्स्ट सेशन तक आने आने से पहले तक इसकी वैलिडिटी रहती है, जो मैक्सिमम कितनी है, 6 माह। ठीक है, सब विवेक से निर्णय, आज भी राष्ट्रपति वीटो के संबंध में क्या करता है, परिषद की सलाह से अपने स्वविवेक से कर सकता है। पर ये क्या है कि उस टाइम बिना परिषद की सलाह से ही कर सकते। तो इस वाले जो पॉइंट है उसमें क्या किया गया है, चेंज किया गया है। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सहायता से क्या करेगा, वो निर्णय लेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, और 1861 में हमें विधान परिषदों की स्थापना मिलती है, राज्य और केंद्र में मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्थापना होती है, गवर्नर जनरल की शक्तियों का यहाँ पता चलता है। ठीक है,
और भारतीयों को इसमें सम्मिलित करते हैं और उच्च न्यायालयों की भी स्थापना करने की ये पहली कड़ी है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है सबसे पहले इंडिया के अंदर। ठीक है, ये अधिनियम देखो, इलेक्शन प्रोसीजर, ये भी हमें 324 आर्टिकल में जो देखने को मिलता है वो हमें 1892 के अधिनियम से मिलता है हमें। ठीक है, तो पहली बार परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से इस पद्धति को लेकर आए। और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य द्वारा की जानी थी। ठीक है, जो सरकारी नहीं, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? जो प्रांत के विधानमंडल है उसके सदस्य इसकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल परिषद का नाम बदलकर क्या किया गया? भारतीय विधान परिषद। ठीक है, तो ये क्या हुआ? धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने का और बजट पर चर्चा का अधिकार इनको मिला, जो हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने और बजट पर विचार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये देखो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। इस अधिनियम से संसदीय शासन की परोक्ष रूप से शुरुआत हुई और प्रतिनिधि शासन की नींव डाली गई। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव रूल है उसकी यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाती है। संसदीय शासन की इनडायरेक्ट रूप से शुरुआत होती है। प्रथम निर्वाचित भारतीय सदस्य कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता, जो पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य थे। वार्षिक वित्तीय विवरण पर बहस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे आर्टिकल के 111 और 12 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के नाम से डाला गया है, उसको 1892 की धारा 2 के तहत वित्तीय विवरण पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बजट की एक एक मत पर नहीं बल्कि समग्र रूप से विचार। तो ये क्या है कि देखो, कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो एक, आप कभी भी किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। ठीक है, आप अगर ये सोचे कि मुझे अभी सब कुछ मिले, नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनको सिर्फ ये चीज मिली है कि आप सिर्फ बजट लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करो, इस पर डिस्कशन करो कि बजट कब लाना है, इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है, सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, आपको हर एक बुलेटिन पे डिस्कशन करने का ये अधिकार नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, आप ब्रॉडली एक और और वेलमिंगली आप इस पे डिस्कशन कर सकते हो, न कि हर एक पॉइंट पे आप डिस्कशन। प्रश्न, प्रथम प्रश्न और बजट पेश। भारतीय विधान परिषद में पहला प्रश्न 16 फरवरी 1893 को पूछा गया। बजट में, भारत में बजट पेश करने की पद्धति 1860 में जेम्स विलियम्स द्वारा शुरू की गई और पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पहला बजट कब पेश किया जाता है? 18 फरवरी 1860 को। अब आते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा आप, मार्ले मिंटो ही हुआ है वो, 1909 का अधिनियम। हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोल दिया था शुरुआत में, तो वो हमारी भारी भूलों में से एक है। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुसलमान मतदाताओं द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अलग से क्या दिया गया इनको? अलग से क्षेत्र दिया गया कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है वो कौन से अधिनियम के तहत लाई गई थी? 1909 के अधिनियम में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो हमें केवल रिजर्वेशन बेस पे ही क्या होता है, ये पद्धति दिखाई देती है कि कोई सीट एससी के आधार पर होगी तो कोई एसटी के आधार पर रिजर्व होगी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक माना गया। विधान परिषद का विस्तार होता है, एक मिनट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि होती है। भारतीयों की नियुक्ति के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रावधान किया गया है। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बनते हैं। ठीक है, तो पहले विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा, ठीक है, तो इनका नाम है प्रसाद होगा, प्रसन्न नहीं है, प्रसाद सिन्हा। और प्रश्न पूछने और संकल्प पेश करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत मिला। सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछने, ठीक है, जो 1892 में सिर्फ मोटे तौर पर या फिर एक सरसरी नजर से आप डिस्कशन कर सको, वो दिया गया था। और इसमें आप हर एक मद पर क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है कि हमारा उत्तरोत्तर विकास क्रम है संविधान का। और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। पहली बार जो रिजोल्यूशन के माध्यम से विधान परिषद पर विचार का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो कोई भी जो प्रपोजल लाना है उसके लिए हमें क्या लेके आना है, प्रस्ताव है, संकल्प पत्र लेके आना है। विभिन्न श्रेणियों के सदस्य इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के सदस्य 4 श्रेणियों में बांटे गए। तो पहला कौन सा, पदेन सदस्य होते थे। नामांकित सरकारी सदस्य, जिसको गवर्नर जनरल करता था। नामांकित गैर सरकारी सदस्य, ये भी गवर्नर जनरल के हाथ में होता था। और निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये भी ये चुन के आते थे। सिर्फ जो 3 जो श्रेणियां होती है, 4 श्रेणियां, उसमें से 3 तो केवल नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। प्रथम संकल्प, सबसे पहले पहला संकल्प कब आता है, भारतीय विधान परिषद में पहला संकल्प 25 फरवरी 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें नेटाल में अनुबंधित मजदूरों का भेजा जाना रोकने की मांग की गई, ठीक है। जो नेटाल साउथ अफ्रीका में है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते थे, उनको नहीं भेजने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया सबसे पहले। तो ये कौन लेके आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी है, महात्मा गांधी जी के गुरु। केंद्रीय विधान परिषद की बैठकें, तो केंद्रीय विधान परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होगी। तो ये देखो, ये भी 1909 के अधिनियम से आता है। सर्दियों में कलकत्ता में होगी और गर्मियों में शिमला में होगी। 1913 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद बैठकों का आयोजन कहाँ होने लगा, दिल्ली में होने लगा। अधिनियम की अवधि कितनी होगी, यह अधिनियम 1920 तक कार्यरत रहेगा और इसने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति को और मजबूत किया, ठीक है। तो इस अधिनियम ने क्या किया है, क्योंकि ये क्या था, सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे पहला जो बीज था इंडियंस के माइंड में कि हम क्या करेंगे, अलग अलग लड़ेंगे और इतने तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेक होना चाहिए इतनी सीटों पर। तो ये क्या हुआ, ये फिर से इन्होंने क्या किया है, फूट डालो और राज करो की नीति को यहाँ पे अपनाया है कि भारतीय क्या हो। क्योंकि उस समय क्या था, एक अच्छी खासी चीजें होने लगी थी। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, फिर गरमदल और नरमदल बने थे, उनका डिसइंटीग्रेट हुआ था, इंटीग्रेट होना उनका। उसके बाद में आंदोलन होने शुरू हो गए थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो कई सारे स्वतंत्रता को लेके कई सारे स्टेप यहाँ से शुरू होने लगे थे। और यहाँ पे जो ये सारी जो कदम थे उनकी गति बढ़ गई थी, ठीक है। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है, ठीक है, किसमें, 1909 के अधिनियम में। तो इसका जनक लॉर्ड मिंटो होते हैं। इसमें जो मार्ले और मिंटो दो नाम है। तो मिंटो तो होते थे गवर्नर जनरल और मार्ले कौन होते थे, भारत सचिव, ठीक है। लॉर्ड मार्ले की चेतावनी क्या थी कि लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये देखो, ये उनके ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इंडियंस को नहीं समझेंगे, समझेंगे वो तो। समकालीन कभी कभी क्या होती है, परिस्थिति इस तरीके की हो जाती है हमारी कि देखो कई सारी चीजें चलती रहती है पैरेलल, ठीक है। और उस टाइम हमारे हमारे को क्या जरूरत थी, नीड ये थी कि हम एक साथ रहें और एक साथ मिलके अंग्रेजों का विरोध करें, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल जो चीजें होती है वो ये चीजें नहीं होने देती। तो हमें हमारे स्व विवेक का इस ऐसे कार्यों में यूज लेना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखना होता, फायदा नहीं देखना होगा,
और ये चीज अभी भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इतिहास से हमें यही चीज की सलाह और सीख मिलती है कि आप जो फ्यूचर में जो गलती हुई है वो आगे ना हो। ठीक है, तो अभी भी क्या हो रहा है हमारे, ऐसे तो देख सकते हैं कि जाति में बटा हुआ हमारा देश। ठीक है, फिर यहाँ पे धर्म की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें तो अभी भी चल रही है, देखने को मिल रही है। के एम मुंशी ने उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में पेश किया गया बताया। ठीक है, तो के एम मुंशी ने इसे उदारवादियों के लिए, जो लिबरल्स थे, इस एक्ट को रिश्वत के रूप में पेश किया गया। ठीक है, आरसी मजूमदार क्या थे, लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने इसको चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी इस एक्ट को। भारत शासन अधिनियम 1919, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावना। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि एडविन मोन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 20 अगस्त 1947 को मोन्टेग्यू ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। और मुख्य विशेषता क्या है इस विधिनियम की, उत्तरदायी शासन की स्थापना यह है कि अब हम रेस्पॉन्सिबल होंगे। कोई भी अगर हम लॉ लेके आ रहे हैं, कोई भी प्रपोजल है, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल होंगे अब। ठीक है, अब ऐसा नहीं चलेगा जो पहले चलता था कि शोषण हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अब फर्क पड़ने लगा था इंडियंस को। ठीक है, अधिनियम में 42 धाराएं और 2 अनुसूचियां थी। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो द्वैत शासन का मतलब होता है कि जो शासन करने के जो विषय थे उनको बांट दिया गया। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि केंद्रीय विषय, ठीक है, और राज्य विषय। ठीक है, 2 भागों में बांट रखे हैं। और 3 अवशिष्ट सूचियां। ठीक है, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। केंद्रीय सूची वो होती है जहाँ पे सिर्फ केंद्र को लॉ बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची जो होती है जिसमें राज्य को लॉ बनाने का अधिकार है। लेकिन स्पेशल परिस्थिति में राज्य की सूचियों पर केंद्र बना सकता है, और अवशिष्ट सूची होती है उस पर केंद्र का ही मैक्सिमम, एक तो एक अवशिष्ट सूची है उसको, उसके ऊपर राष्ट्रपति का होता है, और समवर्ती सूची होती है उस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो देश शासन होता है यहाँ पे, एक तो होता है आरक्षण विषय, आरक्षित विषय। ठीक है, और एक होगा हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय तो जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट जैसे कानून बनाना, रेवेन्यू, फाइनेंस, तो ये किसके अंडर में आते थे, गवर्नर जनरल के। ठीक है, और हस्ताक्षरित जो विषय थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन, तो ये किनको दिया गया, प्रांतीय विधानमंडलों को दिया गया। प्रांतीय विधायिकाओं के अधिकार कौन कौन से थे, अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रांतीय विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसकी सीमाएं धारा 11 और 12 में निर्धारित थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया है, दिया तो है लेकिन लिमिटेड। ठीक है, और ऐसे विषय दिए गए थे इनको जिन पे कि आपके पास या तो बजट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस सबसे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नीति बना रहे हो और कोई भी योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो कब होगा पॉसिबल, जब आपका फाइनेंस होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, फाइनेंस, तो ये तो सब किसके पास थे, अंग्रेजों के पास थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किए, चाल रखी है। यहाँ पे 2 सदनों की स्थापना की है। भारतीय विधानसभा 2 सदनों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें राज्यसभा और लोकसभा का स्वरूप दिखाई देता है। राज्य परिषद में 60 सदस्य और विधानसभा में 140 सदस्य हो सकते हैं। निर्वाचन और कार्यकाल राज्य परिषद में 5 साल का और विधानसभा में 3 साल का होगा। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत पहला निर्वाचन 1920 में हुआ। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को होता है। ठीक है, तो यहाँ से विधानसभाओं का गठन होना शुरू हो गया है। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष और विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फैक्ट ये है। राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बने, अलेक्जेंडर मुंडीमैन। ठीक है, तो इसको याद रखना, राज्यसभा का पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, अलेक्जेंडर मुंडीमैन। ठीक है, तो ये यही राज्य परिषद आगे जाके क्या बनी, राज्य सभा। ठीक है, और ये जाके कौन सा बना, लोकसभा। ठीक है,
ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मताधिकार का विस्तार, वोट देने का विस्तार, वोटिंग पावर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया है, ठीक है। तो वोट भी आप क्या करोगे, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, उसको देंगे, या फिर जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति है, और तो उन्होंने क्या किया, एक लिमिट थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया कि संपत्ति में आपके पास इतना पैसा होगा तो आप एलिजिबल हो वोटिंग करने के लिए। और शिक्षा में भी अगर आप इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हो तो आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी लिमिटेशन रखा है लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक किया गया। तो देखो 1909 में तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को क्या दिया गया, इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार, ठीक है। सिर्फ मुस्लिमों को ही क्या दी जाएगी, अलग से सीटें दी जाएगी और उस पर सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, फूट डालो और राजनीति करो, ठीक है। तो इस साल को इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया। इन्होंने इसमें शामिल किया, सिखों को भी शामिल कर दिया, भारतीय ईसाई को कर लिया, और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये लोग लड़ेंगे। महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं था, ठीक है, महिलाएं इसमें वोटिंग नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण जो कमीशन थे इसके, इस आयोग के तहत कौन कौन से, एक तो हमारा वैधानिक आयोग, जिसको हम रॉयल कमीशन, अधिनियम के तहत 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की समीक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन आया, ठीक है। तो 1919 का जो अधिनियम लाया गया था, इसकी समीक्षा के लिए रॉयल कमीशन एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और अधिनियम के तहत 10 वर्ष बाद, सॉरी हाँ, एक रॉयल कमीशन लाया गया था, और इसकी समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन करके अलग से एक कमीशन बनाया गया है। तो इसके विरोध में हमें क्या करते हैं, 1927 में विरोध होता है, ठीक है, जम के, और इसको वापस लेना पड़ता है। द्वेष शासन का अंत होता है, द्वेष शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1937 को समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। विरोध और आलोचना, इस अधिनियम की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद बताया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा बताया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के अनुसार इस अधिनियम ने जनता पर नए बंधन डाल दिए गए, ठीक है। तो अलग अलग जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं 1919 के अधिनियम के लिए, कि हमें ये क्या है कि दिखावा है, छलावा है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। द्वेष शासन का समाप्त करने का, आपको लिमिटेड अधिकार दे देना, महिलाओं को तो वोटिंग का अधिकार है ही नहीं, वोटिंग कर रहे हो तो तुम शिक्षित और संपत्ति वाले होने चाहिए, ठीक है। और प्रतिनिधित्व तो लिमिटेड है, ठीक है। 3 ऐसी जगह है जहां पे तो क्या कर रहे हैं आप, गवर्नर जनरली उनको चुन रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसका महत्व होता है, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का आधार था ये, ठीक है, कि पूरी तरीके से हमें क्या करना होना चाहिए, हमें डोमिनिक रिपब्लिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पूरा उत्तरदायी सरकार चाहिए हमें, ठीक है। हमें फुल मेजोरिटी चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए हमें। तो 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों के साथ संविधान बनाते हैं ये। द्वेष शासन का परिवर्तन करते हैं। अब ये द्वेष शासन जो प्रांतों में लाया गया था 1919 में, ये कहाँ लाया गया है, केंद्र में लागू कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नर जनरल के अधिकार, धारा 11 धारा 12 में क्या कहते हैं, डिफेंस, ईसाई धर्म और फॉरेन अफेयर और जनजातीय क्षेत्रों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है किसका, गवर्नर जनरल का। संकट निवारक संघ शासन का आर्थिक स्थायित्व, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में विशेष उत्तरदायित्व होगा किसका, गवर्नर जनरल का। तो ये 2 चीजें गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। केंद्र में लाया गया था द्विज शासन। तो इंपोर्टेंट विषय थे इस बार, किसको मिले थे, भारतीयों को मिले थे, विधान परिषद को, जो चुने हुए अधिकार लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उनको मिले थे। भारत संघ की सबसे पहले स्थापना होती है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये प्रावधान इसके अंतर्गत आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, ठीक है। स्थापना तो करते हैं धारा 5 के अंतर्गत, पर ये लागू नहीं करते हैं।
संघीय व्यवस्था संघ प्रांत देशी राज्य चीफ कमिश्नर प्रांतों का समावेश करते हैं, लेकिन ये योजना भी ये लागू नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ गोली देते हैं कि हम ये दे देंगे, और फिर क्या करते हैं, धीरे 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 रगड़ के वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो विधायी संबंधी धारा 99 में से 121 के में संघ और राज्य के विधायी संबंध बताते हैं ये, और भाग 6 में प्रशासनिक संबंध, और भाग 7 में वित्तीय संबंध। ठीक है, 7वीं अनुसूची में बताते हैं संघीय विधायी, संघीय जो शासन है, संघीय सरकार है, उसको विधायी नियम बनाने के लिए 59 विषय दिए गए हैं, और प्रांतीय विधायी सूची में 54 विषय है ना, और समवर्ती विधायी के समवर्ती सूची में 36 विषय को सम्मिलित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां फिर वापस गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहले धारा 200 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आता है, और इसकी स्थापना कब होती है, 27 जनवरी 1950 तक ये चलता है। ठीक है, सॉरी, अस्तित्व में आ जाता है 1 अक्टूबर 1937 को, और ये 27 जनवरी 1950 तक ये संघीय न्यायालय के रूप में चलता है। ठीक है, प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता 1959 में समाप्त कर देना। ठीक है, प्रिवी काउंसिल ये होती थी कि जो देशी राजा थे, देशी राजाओं को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट में जैसे कि उनको, उनके लिए एक निश्चित फंड डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो कि आपको इतना प्रिवी पर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये राजाओं की काउंसिल होती थी। और ब्रह्मा का विभाजन किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए, और इनमें से 5 प्रांतों में तक कांग्रेस को बहुमत मिला। कौन कौन से, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, जिसको हम अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोलते हैं। कांग्रेस की स्थिति 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में विधानसभाएं, ठीक है, और 200 छह प्रांतों में क्या करते हैं, ये विधानसभा में आते हैं, और 299 सदस्य होते हैं इनके। कांग्रेस के केवल 64 सदस्य, मतलब 28% सदस्यों को ही इसमें सफलता मिलती है। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना कब होती है, 7 जुलाई 1946 को। कांग्रेस ने 7 प्रांतों में शासन कार्य संभालते हैं। गांधी जी का प्रभाव क्या होता है 1937 में कि चुनाव के समय गांधी जी की अनुपस्थिति, नेहरू का नेहरू का बापू का जादू का जिक्र होता है। ठीक है, 1937 के चुनाव के समय। ठीक है, गांधी जी की अनुपस्थिति रहती है, और इसे नेहरू क्या कहते हैं, ये क्या है, बापू का जादू है। बापू क्या मानते हैं, वो डोमिनिक रिपब्लिक नहीं मांगते, अब क्या करते हैं, वो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके पक्ष में थे। तो इस सोच को आधार बना के महात्मा गांधी जी इलेक्शन में सम्मिलित नहीं होते 1937 के में। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उद्देशिका का अभाव। जो 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रस्तावना थी, उसका अभाव था। ठीक है, वहाँ प्रस्तावना, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे बेसिक टारगेट्स थे वर्तमान में, जो हमारे जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या दिया गया है कि हमें इन इन विषयों पे काम करना है, जस्टिस पे, इक्वलिटी पे, हमें ब्रदरहुड पे, ठीक है, और फ्रीडम पे हमें ये काम करना है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं बताई गई थी। ठीक है, भारत परिषद का समापन 1858 में, जो भारत परिषद की स्थापना की गई थी, उसका समापन करते हैं 1935 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते हैं, वित्तीय सलाहकार, महाधिवक्ता, गवर्नर जनरल नियुक्ति किसकी करते हैं, वित्तीय सलाहकार होता है, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक के गवर्नर आदि की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है। अदन का विभाजन करते हैं, धारा 288 के अंतर्गत अदन को ब्रिटिश भारत से अलग करते हैं। ठीक है, अदन पहले किसके अंदर अंदर आता था, भारत के अंदर, और 1935 के अधिनियम के बाद ये अलग हो जाता है। मताधिकार का विस्तार करते हैं, नए अधिकारों का प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो इसमें उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है जैसे कि जो शिक्षित ना हो, ठीक है, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। संपत्ति अगर ना भी हो आपके पास, तो ऐसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया था। नेहरू का दृष्टिकोण क्या था इस विधेयक को लेकर, तो इन्होंने कहा कि ये दास्ता का नया अधिकार पत्र है। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि वो हमें प्रियम्बल नहीं दे रहे थे, ठीक है, और हमें ये नहीं बता रहे थे कि हम आपको कब स्वतंत्र करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, वो मीठी गोली दे रहे थे
संविधान सभा का निर्वाचन होता है 1946 में, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 1937 के प्रावधानों के आधार पर हुआ। ठीक है, तो देखो, अब जो लोग अभी बोलते हैं ना कि जो 1946 में जो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो कहाँ से आए थे, 1937 में। और 1937 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। ठीक है, लेकिन जो ये चुनाव हुए थे, हम डिबेट ये होती है कि ये लिमिटेड आदमियों को क्या था, इसमें वोटिंग करने का अधिकार था। और हो सकता है, सही बात है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमारे देश की लिटरेसी रेट बहुत कम थी, लोगों को समझदारी नहीं थी। ठीक है, तो कैसे भी करके हमने ये समय और काल की परिस्थितियां होती है। ठीक है, तो हमें मानना चाहिए कि ये जो 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, वो सदस्य आए थे 1937 के चुनाव के आधार पर ही उनको सभा में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, इस पे आते हैं। तो प्रस्तावना क्या है इसकी, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करते हैं। विशेषता क्या है इस अधिनियम की, ब्रिटिश राज का अंत करेंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित होगा। विभाजन, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनिक स्टेट्स का गठन करेंगे। डोमिनिक स्टेट का मतलब होता है कि ये अभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होगा। ठीक है, जो कौन होंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नर जनरल का प्रावधान। ठीक है, लेकिन जो डोमिनिक स्टेटस था वो जल्दी खत्म हो गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल का प्रावधान, वायसराय का पद समाप्त किया गया और दोनों राज्यों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की गई। ठीक है, संविधान सभा का गठन, दोनों डोमिनिक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने के लिए ऑथोराइज किया गया। भारत सचिव का पद भी समाप्त किया गया। और लास्ट जो सचिव था वो कौन था, लॉर्ड लेस्टवेल। देशी रियासतें, देशी रियासतों का अधिकार, रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के तहत। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का संचालन, जब तक नए संविधान नहीं बनते, शासन संचालन 1935 अधिनियम के अनुसार ही होगा। ठीक है, जो 1935 में जो जो किया गया था, जो जो प्रावधान लाए गए थे, वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही, जब तक संविधान नहीं बनता आपका, तो 1935 के तहत ही आप क्या करोगे, कार्यों का संचालन करोगे। घटनाएं क्या होती है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और भारत पाकिस्तान, दो डोमिनेट स्टेट की स्थापना होती है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को। ठीक है, गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय था, ठीक है, कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, भारतीय प्रशासन का इतिहास क्या है। ठीक है, तो भारतीय प्रशासन कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1687 में मद्रास में पहला नगर निगम की स्थापना होती है। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर पद की स्थापना करते हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा मंडल आयुक्त का पद शुरुआत करते हैं। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो की स्थापना करते हैं, मंत्रिमंडल की। 1860 में बजट प्रणाली की शुरुआत होती है। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों का विकास किया। तो फिनेंस का इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया ताकि लोगों को क्या मिले, फायदा ज्यादा मिल सके, और जो स्थानीय स्वशासन है, वहां की जो बॉडीज है, वो फिनेंस का लोकल के अकॉर्डिंग यूज कर सके। 1872 में पहली नियमित जनगणना शुरू हुई, रिपन के टाइम में। पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू होती है। ठीक है, ये पहली नियमित जनगणना होती है, लेकिन संगठित रूप से ये कब माना गया है, 1881 में। ठीक है, रिपन के टाइम में। 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का अधिकार पत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपोर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपको जरूर से जरूर याद करना है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। 1905 लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल की पद्धति आरंभ करते हैं। 1905 में क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी,
1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। 1921 में केंद्र में लोक लेखा समिति की स्थापना होती है और 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। अब आते हैं हम संविधान सभा पे। तो इस सिलेबस के अंदर हमने संविधान की विशेषताएं हमने देखा है कि संविधान की विशेषताएं कहाँ से लिया गया है, ठीक है, संविधानिक का विकास क्रम। अब आते हैं हम संविधान सभा के ऊपर, ठीक है। तो हमने जितने भी चीजें हैं, जैसे उद्देशिका है हमारा, प्रस्तावना पे हमने डिस्कशन किया है कि कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार हमारे, नीति निर्देशित तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये तो नहीं था फिर भी, ठीक है, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ठीक है। और ये राज्यपाल, तो ये सब चीजें हमें, जो हमारा संविधान का विकास क्रम है, वहां से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम संविधान सभा पे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये थोड़ा बड़ा होने जा रहा है तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ और कंटिन्यू आप बने रहिएगा क्लास में। करते हैं खत्म इसको, क्योंकि थोड़ा सा बचा अब। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में शासन विभाजन विधान का आधार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है, वो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं उसमें शासन विधान का ये आधार है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान बनाने वाली सभा जो राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप संविधान का निर्माण करती है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि 1787 का फिलाडेल्फिया सम्मेलन, अमेरिकी संविधान, जेम्स मेडिसन, हैमिल्टन, जॉय, डुवर्जर, ठीक है, रूवर्जर मॉरिस, और फ्रांस में 1789, और फ्रांस कब 1889 में क्या होता है, स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय सभा में फ्रांसीसी संविधान के निर्माण होता है। यूरोप में संविधान सभाएं बनती है। कई यूरोपीय देशों ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभाओं का गठन करते हैं, ठीक है। भारत में संविधान सभा, भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। भारत में संविधान सभा की मांग, स्वतंत्र आंदोलन का प्रभाव पड़ता है इस पे, ठीक है। और संविधान सभा का विचार राष्ट्रीय आंदोलन की वृद्धि से जुड़ा है। तो हमने अब पहले देख लिया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ 1857 के बाद में, अंग्रेजों ने हमें क्या देने लग गए, हमें प्रतिनिधित्व देने लग गए शासन के अंतर्गत, हमारे अधिकार बढ़ाए, मताधिकार दिए, वोटिंग पे, बातचीत करने के, डिस्कशन करने पे, ठीक है, और हमारे लोगों को प्रशासन में सम्मिलित किया गया। तो धीरे धीरे हम संविधान सभा के इस स्तर तक पहुंचे। इसकी जो परिणति क्या है, संविधान सभा, ठीक है। तो ये जो परिणाम है वो किसका है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों का, ठीक है। भारतीय संविधान सब भारतीय शासन अधिनियम 1919 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है, जिसका भारतीय राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, ठीक है। महात्मा गांधी का योगदान कितना रहा। 1922 में गांधी ने कहा कि स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं बल्कि भारत की आत्म अभिव्यक्ति है। तो गांधी ने कहा है कि 1922 में कह दिया था कि अगर आप ये समझो कि हम आपको स्वतंत्र करेंगे, तो ये आप कौन होते हैं हमें स्वतंत्र करने वाले, क्योंकि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। हम स्वतंत्र होंगे अगर आप नहीं दोगे, ये हमारी आत्म अभिव्यक्ति है, ठीक है, आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए हमें स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप समझे कि एक कागज उठाएंगे और उसमें लिखेंगे कि भारत को हम स्वतंत्र करते हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। हम स्वतंत्र है और आपको इससे रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं है कि आप हम पे शासन कर सको, हमारा शोषण कर सको, हमारा धन ले जा सके। लेकिन अंग्रेज पावरफुल थे तो उन्होंने ऐसा किया उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कहा था कि स्वराज, हमारा राज मतलब हमारे लोगों का राज, ब्रिटिश संसद की देन नहीं है, ठीक है। ये हमने आंदोलन करके, लड़ाइयां लड़के, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, ठीक है। 1857 से आप देख लो, कई सारे हमारे जनजातीय आंदोलन होते हैं इससे पहले, 1857 से पहले, ठीक है। और क्योंकि वो भी शोषण के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। तो हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसके पीछे असंख्य बलिदानों का ये परिणाम है। तो
ये कोई उनकी बपोती नहीं है ब्रिटिश सोच की। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव क्या होता है? 17 मई 1937 बंबई अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया कि सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा कर संविधान का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बंबई अधिवेशन में पेश करते हैं कि सभी आप राजनीतिक दलों से क्या करो, डिस्कशन करो कि संविधान का निर्माण किया जाए। नेहरू रिपोर्ट आती है, जो सलाह मशवरा करके संविधान निर्माण के बारे में जो प्रपोजल रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? भारतीय संविधान की रूपरेखा इसमें होती है। औपचारिक डिमांड क्या होती है? जून 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक डिमांड रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड कब रखी गई। ठीक है, और समय समय पर संविधान सभा के गठन की भी मांग उठती है, लेकिन सबसे पहले तो 1934 में हुई। जवाहरलाल नेहरू की स्थिति क्या थी उस समय पे? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति क्या होती है? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय की प्रतिनिधि सभा द्वारा होगा। तो इस स्टेटमेंट के पीछे पता आपको क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ये क्या थे? ये सियाने आदमी थे। ठीक है, ये थोड़े से जब 1929 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की कस्ता हालत हो गई थी। ठीक है, और जर्मन ने इनको रोन दिया था। हिटलर इनकी सीमाओं में घुस चुका था, तो वहां पे इनको सैनिकों की गोला बारूद की कमी इनको हो गई थी। ठीक है, तो इनके ऊपर जैसे ही ये चीजें आन पड़ी थी, तो इन्होंने भारतीयों को शगुफा देना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ हाँ, आप क्या करो, अब युद्ध में लड़ो, हम आपको जो मांगोगे वो देंगे हम इस टाइम पे। ठीक है, तो भारतीयों को लेने को आगे क्या बोलते हैं कि आपकी बात हर बात स्वीकार की जाएगी, आप तो क्या करो, युद्ध में जाके लड़ो हमारी तरफ से। ठीक है, तो भारत ने अंग्रेजों के इस ब्रिटिश भारतीयों ने ब्रिटिशर की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन किया था। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती है? विंस्टन चर्चिल का बिहार 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध कैबिनेट भारत में राजनीतिक समझौते के लिए योजना बनाएगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या है कि युद्ध कैबिनेट को ही की बात की जा रही है, और थोड़े से लिबरल हुए हैं, थोड़े झुके हैं ये लोग, क्योंकि इनको क्या की वर्क फोर्स और आर्मी की जरूरत है, इंडियन आर्मी की। क्रिप्स मिशन आता है, युद्ध कैबिनेट के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स भारतीय सेनाओं से वार्ता के लिए भारत आए। देखो जरूरत पड़ी इनको लोगों के, इंडियंस की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी ये शानबाजी करते हैं। और 29 अगस्त 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी, युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा की घोषणा। तो ये क्या है कि सगुफा। ठीक है, ठीक है, सगुफा छोड़ दिया गया कि आप तो कैसे भी करके जर्मन, इटली और इनके साथ लड़ने को भेजिए आप। ठीक है, हम आपको, आप अभी जो डिमांड करोगे वो सब कुछ आपको हम देंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में ये घोषणा की गई थी। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब होती है? फरवरी 1946 में। भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस होते हैं उस टाइम पे। उद्देश्य क्या होता है? भारतीय नेताओं से चर्चा कर भारत में स्वराज स्थापित करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य होता है। सदस्य कौन 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 से होते हैं इसके? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हैं, और एबी अलेक्जेंडर जो नेवी डिपार्टमेंट के प्रथम लॉर्ड थे। ठीक है, तो 3 सदस्यों की कमेटी थी, और ये घोषणा करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को आती है। संविधान का त्रिस्तरीय आधार होता है। ठीक है, तो भारत संघ, ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्य। ठीक है, प्री नहीं होता, ये त्रि है। ठीक है, त्रिस्तरीय। और मताधिकार का अधिकार किसको होगा? वयस्क मताधिकार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी कि 18 से ऊपर के लोग क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार किया गया, और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष चुनने के लिए भी इन्होंने बोल दिया कि आप अप्रत्यक्ष भी चुन के आ सकते हो।
मतलब कैसे भी करके अभी ये लास्ट टाइम आ चुका था इनका कि जाना इनको यहाँ से, क्योंकि भारत में विरोध ज्यादा बढ़ गया था, लोग जागरूक हो गए थे, महिलाओं की सहभागिता आंदोलन में बढ़ चुकी थी, ठीक है। पाकिस्तान की मांग इन्होंने अस्वीकार करी कैबिनेट मिशन ने, और संविधान सभा का गठन किया इन्होंने। सदस्य संख्या कितनी थी? 319। 272 तो थे, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 थे देसी रियासतों से। वर्गीकरण इन्होंने किया था 4 तरीके से। पहले में आते थे बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, जिसमें से 87 सदस्य थे, 167 सामान्य और 20 मुस्लिमों से थे। दूसरे जो वर्ग में आते थे पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत, सिंध, 35 सदस्य, 9 सामान्य से आते थे, 12 22 मुस्लिम और 4 सिख थे। तीसरी जो वर्ग में आते हैं वो बंगाल, असम, जिसमें 70 सदस्यों को रखा गया, 34 जनरल थे और 36 मुस्लिम थे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व। तो ये जो हमारे जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको इसमें रखा गया था। सदस्य जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व थे, वो कहाँ से आते थे? अजमेर, मेरवाड़ा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है। दिल्ली से आसफ अली आते हैं, देशबंधु गुप्ता आते हैं, और कुर्ग से सीएम पूना का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और प्रीलिम्स में आरएस जैसे एग्जाम में तो यहाँ से मैं पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहारी आप अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरेट थे, सीधा केंद्र का यहाँ पे शासन था। तो एक अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया था, वो रिपोर्ट किसको करते थे? गवर्नर जनरल को। तो अजमेर मेरवाड़ा में मुकुट बिहारी लाल भार्गव यहाँ से आते हैं, दिल्ली से आसफ अली और देशबंधु गुप्ता आते हैं, कुर्ग से सीएन पुनाका आते हैं, ठीक है। इनकी प्रोसेस क्या होती है? देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए वार्तालाप समिति गठन किया जाएगा, ठीक है। कि देशी राज्यों को ये अधिकार दिया गया था कि, सॉरी, अधिकार कुछ नहीं दिया गया था, उन्होंने क्या किया था कि हम डिस्कशन करेंगे कि आपका किस तरीके से सेटलमेंट किया जाए, ठीक है। जो रियासती राज्य रजवाड़े थे उनके साथ इन्होंने उनके प्रतिनिधित्व से डिस्कशन करने के लिए एक समिति का गठन किया। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक जो, तो पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 होती है, और अस्थायी सभापति इनके डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा होते हैं। पहला जो स्पीकर होता है आचार्य जेबी कृपलानी होते हैं। स्थायी सभापति का निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को होता है, और इसके सभापति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो मतलब ये संगठित, और ये क्या होती है? इनफॉर्मल मीटिंग होती है, ठीक है। नामांकन पत्र, 4 नामांकनों में से 2 रद्द किए हुए होते हैं, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ही वैध होता है, तो ठीक है, वो स्थायी सभापति होते हैं, ठीक है। प्रस्ताव कौन कौन थे इनके? जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, श्री हरे कृष्ण मेहताब, नंद किशोर दास, इनके प्रस्ताव थे राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है, तो प्रस्ताव से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पहला वक्ता कौन था संविधान सभा का प्रारंभिक बैठक का, ठीक है। तो कई सारे फैक्ट यहाँ से बनने की संभावना होती है, और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जामों में। असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, आरएस प्रीलिम्स हो, तो वहां से क्या कि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन का लेवल को है कि यहाँ से डिफिकल्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के प्रमुख निर्वाचित नेता कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रमुख नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। निर्वाचन होकर आते हैं बंगाल से, कांग्रेस द्वारा नामांकित थे, ठीक है। कांग्रेस द्वारा, ये देखो सबसे बड़ी बात होती है, आज अभी आपके लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बंगाल से आते हैं, और उनका निर्वाचन बंगाल से उनका निर्वाचन क्षेत्र था, और उनका जो नामांकन किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, तो आपको इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ये निर्वाचन होकर आते हैं संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में यूपी है। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ के अध्यक्ष थे, और ये चुन के आते हैं पंजाब से। जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों के साथ बहिष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो हाँ, और लेकिन इन्होंने क्या था, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनके साथ आके ये, जैसे हो सकता है ना कि अभी भी क्या होता है कि जो विपक्ष के नेता होते हैं, तो वो विपक्ष के सदस्य तो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं कहीं जैसे निर्दलीय होते हैं कोई भी नेता, तो वो क्या करते हैं, विपक्ष के साथ मिलके फ्लोर की तरफ आ जाते हैं, या फिर
अंदर ही क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं लोकसभा के अंदर, तो इसी तरीके का हाल इनका था, मोहम्मद अली जिन्ना। अम्बेडकर आते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और निर्वाचन वो कहते हैं बंगाल से। फ्रैंक एंथनी आते हैं अध्यक्ष और मुखिया होते हैं एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के, ये भी बंगाल से। कांग्रेस इनको नॉमिनेटेड करती है। जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग से ही आते हैं, और बिहार से कांग्रेस भी इनका क्या करती है नॉमिनेशन। हंसा मेहता ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से के अध्यक्ष थे, और बम्बई से ही चुन के आते हैं। कांग्रेस भी इसका क्या करती है, देखो ये मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आप इनको वीडियो को पॉज कर करके भी इसको देखो। कामेश्वर सिंह आते हैं महाराजा ऑल इंडिया लैंड होल्डर एसोसिएशन के ये अध्यक्ष होते हैं। निर्वाचनों के आते हैं, ये भी बिहार से स्वतंत्र सदस्य के रूप में ये होते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, सर तेज बहादुर सप्रू और जय नारायण व्यास ये चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी 16 प्रमुख व्यक्तियों की सूची कांग्रेस कार्य समिति को इन्होंने दी है, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपसभापति का मनोनयन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी सभापति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति मनोनीत किया गया। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी थी, 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया था, ठीक, लेकिन शुरुआत में केवल एस सी मुखर्जी को 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष निर्वाचन किया गया। विभाजन के कारण क्या थे, श्री मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन पुनर्निर्वाचन से वे वापस आ गए, ठीक है। 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया। पहले थे एस सी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। इस बदलाव का सुझाव एन बी खर्रे ने दिया था, जो अलवर से आते थे, कि दो में से एक उपाध्यक्ष देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व में से होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो इस वजह से की गई थी कि सबका इंटरेस्ट फुलफिलमेंट हो, देशी राज्यों का भी हो, चुने हुए प्रतिनिधित्व में आने वाले लोगों का भी क्या हो, इसमें पार्टिसिपेट हो। और आते हम निष्कर्ष पे आते हैं। पहले जो मनोनीत उपसभापति थे वो कौन थे, फ्रैंक एंथनी, 9 दिसंबर 1946 को होते हैं। पहले निर्वाचन सब उपसभापति कौन थे निर्वाचित, एस सी मुखर्जी। और दो उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। तो 16 जुलाई 1947 को ये होते हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। और पेशेंस, अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, पेशेंस आप में है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा। और अगर आपको हो सकता है गलती, अगर मेरे में समझाने में कोई गलती हुई हो, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट गलत पढ़ लिया हो मैंने, तो आप कमेंट में जरूर कर दिएगा, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूंगा। और इसी के साथ, और अब क्या होगा कि आरएस का जितना भी पॉलिटिकल साइंस, जितने भी टॉपिक है, वो सब मैं अब नेक्स्ट क्लासों में इन सबको हम कवर करेंगे। ये सबसे लेंथी टॉपिक था, तो उसके बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे राष्ट्रपति का करेंगे, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे क्लासें होंगी, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर बात करेंगे राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल और ये सब हम आगे की क्लासों में कवर करेंगे। तो क्लासों में आप निरंतर बने रहेगा, ताकि आपको क्लासों का बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।